हेलो स्टूडेंट्स, आज हम लोग नेशनलिज्म इन इंडिया पढ़ेंगे। जिन लोगों ने चैनल अभी सब्सक्राइब नहीं किया है वो प्लीज़ सब्सक्राइब कर लीजिए, क्योंकि आपको सारे स्टडी मटेरियल हिस्ट्री, सिविक्स और इकोनॉमिक्स के मिलने वाले हैं। और ये कम्पिटिटिव एग्ज़ाम्स के लिहाज से भी न सिर्फ क्लास 10th अप टू कम्पिटिटिव एग्ज़ाम्स तक के लिए ये कारगर होगा। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। सेकेंड चैप्टर है सीबीएसई बोर्ड क्लास 10th के अनुसार नेशनलिज्म इन इंडिया। इस चैप्टर को बड़े ध्यान समझिएगा, क्योंकि आगे कम्पिटिटिव एग्ज़ाम जितना भी आप देंगे सबके लिए ये कारगर होगा। सबसे पहली बात, नेशनलिज्म, जैसा कि मैंने पिछले वाले वीडियो में नेशनलिज्म इन यूरोप में डिफाइन किया था, बहुत सिंपल सी एक डेफिनेशन दे रहा हूँ, वो आप लोग एकदम की पॉइंट की तरह याद करिएगा। पैशन और स्पिरिट टुवार्ड्स नेशन इज कॉल्ड नेशनलिज्म। ठीक है। अब नेशनलिज्म इन इंडिया वैसे कोर्स में आप क्या 1914 के बाद यानी फर्स्ट वर्ल्ड वार के बाद का पढ़ना है, लेकिन थोड़ा सा 2 मिनट के लिए मैं यदि बता दूं कि राष्ट्रवाद नेशनलिज्म इंडिया में 1914 के बाद ऐसा नहीं है कि 14 के बाद ही हुआ। राष्ट्रवाद कोई एक फैक्टर से नहीं बनता है। नेशनलिज्म इन यूरोप में भी हम लोगों ने देखा कई सारे फैक्टर्स थे, तो उसी तरीके से जब नेशनलिज्म इन इंडिया की बात करेंगे तो ये भी किसी एक फैक्टर या किसी एक कोई पर्टिकुलर डेट से नहीं शुरू होती है, कई फैक्टर्स जिम्मेवार थे। तो थोड़ा सा एज ए ग्लैंस हम उसको बता देना जरूरी समझते हैं। देखिए, 1857 का रिवोल्ट सक्सेसफुल नहीं हुआ। रीज़न क्या था कि उस समय नेशनलिज्म इंडिया में नहीं था। बिकॉज 8th क्लास में आपने पढ़ा होगा, और मेरा एक वीडियो है दूसरे वाले चैनल पे जो मेरे नाम से है, उस पर भी आप जाकर 1857 का रिवोल्ट देख सकते हैं। आपके नॉलेज को बढ़ाने के लिए अच्छा रहेगा। तो 1857 का रिवोल्ट इसलिए असफल हुआ क्योंकि उसमें द एलिमेंट और कंटेंट जिसको कहा जाए नेशनलिज्म था ही नहीं। इट वॉज क्वाइट एब्सेंट। उस समय तक भारत में राष्ट्रवाद इमर्ज ही नहीं हुआ था, और सिर्फ राजाओं की लड़ाई थी जिसमें सिपाही विद्रोह पहले हो जाता है। प्लान थी राजाओं की ओर से होने की, लेकिन इनफील्ड राइफल को लेकर के जो र्यूमर हुआ उसके चलते सिपाही रिवोल्ट इसीलिए बोला जाता है, सिपाहियों के द्वारा पहले इनिशिएशन हुआ और फिर बाद में उसमें कुछ राजा शामिल हुए। तो उसके बाद कुछ ऑर्गेनाइजेशंस भारत में बनते हैं, चाहे वो ईस्ट इंडिया एसोसिएशन हो, चाहे वो पूना सार्वजनिक सोसाइटी हो, या मद्रास महाजन सभा हो, जो अल्टीमेटली 28 दिसंबर 1885 को इंडियन नेशनल कांग्रेस के साथ सारे मिल जाते हैं। क्योंकि उन जो इंस्टीट्यूशंस के, उन जो संस्थाओं के, संगठनों के जो चलाने वाले लोग थे, जो उसके कार्यकर्ता थे, वही सारे इंडियन नेशनल कांग्रेस के फाउंडर मेंबर थे। तो कांग्रेस की स्थापना के बाद भारत में राष्ट्रवाद यदि देखा जाए तो उसकी सुगबुगाहट, जो कि 1857 के रिवोल्ट के बाद भारतीयों को ये समझने का मौका दिया कि आखिर ये रिवोल्ट, जैसा कि केनिंग जो कि उस समय गवर्नर जनरल था, उसके सेक्रेटरी ने लिखा है कि केवल गायकवाड़ और सिंधिया जैसे कुछ राजाओं ने यदि सपोर्ट कर दिया होता आंदोलनकारियों को तो हम लोग को भारत छोड़ना पड़ता। ऑब्वियस सी बात है कि जो इंटेलेक्चुअल मिडिल क्लास, ध्यान रखिएगा, ये किसी भी आंदोलन के लिए, किसी भी क्रांति के लिए इंटेलेक्चुअल मिडिल क्लास का रोल बहुत बड़ा होता है। चाहे आप फ्रेंच रिवॉल्यूशन पढ़ते हैं, चाहे नेशनलिज्म इन यूरोप पढ़े, चाहे इंडिया के कंटेक्स्ट में पढ़ रहे हैं, क्योंकि ये बुद्धिजीवी वर्ग है, इसमें प्रोफेशनल वर्ग है, पढ़ा लिखा वर्ग है, ठीक है, और मिडिल क्लास का है। तो ये जो नया वर्ग उभर रहा था, इनको सोचने पे मजबूर होना पड़ा, ठीक है, और यही कारण था भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस की स्थापना हुई। दूसरी चीज़ है कि ब्रिटिशर्स की जो पॉलिसीज थी, चाहे वो सोशल डिस्क्रिमिनेशन की हो, जिस तरह से भारतीयों के साथ व्यवहार किया जाता था, ठीक है, चाहे वो टैक्सेशन की रही हो, किस तरीके से कर वसूला जाता था, लॉर्ड कॉर्नवालिस वगैरह की पॉलिसी जो परमानेंट सेटलमेंट वगैरह से शुरू हुई थी, दिन पर दिन बढ़ती जा रही थी, टैक्सेस नए नए टैक्सेस लगाए जा रहे थे। तो इस तरीके से चाहे वो रिलीजियस मैटर हो, दे स्टार्टेड टू कन्वर्ट इनटू द क्रिश्चियनिटी। तो ये सारे फैक्टर्स जिम्मेवार थे। फिर लॉर्ड लिटन और लॉर्ड कर्जन की कुछ पॉलिसियाँ बहुत, जैसे वर्नाक्युलर प्रेस एक्ट हो, चाहे आर्म्स एक्ट हो, या 1905 में बंगाल डिवीज़न, ठीक है, देखिए स्वदेशी मूवमेंट हुआ बंगाल डिवीज़न के विरोध के रूप में, और सबसे पहली बार वंदे मातरम गाते हुए लोग सड़कों पर उतरे। तो नेशनलिज्म का पहला जो यदि देखा जाए कि एक अंकुर, एक छोटा कली, वो 1905 के स्वदेशी मूवमेंट के में दिखता है।
जब वेन बंगाल वाज डिक्लेयर टू पार्टीशन, ठीक है, तो उसके बाद जो भारतीयों की जो आंदोलन हुई दैट इज कॉल्ड स्वदेशी मूवमेंट। और इस स्वदेशी मूवमेंट में यदि हम देखेंगे तो गांधी जी ने बाद में चल कर के अपने सविनय अवज्ञा हो या नॉन कॉपरेशन हो, जितनी भी चीज़ें, जितने भी उन्होंने मेथोडोलॉजी इस्तेमाल की है, वो सब स्वदेशी आंदोलन में शुरुआत हो गई थी। फिर वर्नाक्युलर प्रेस एक्ट का मतलब कि सेंसरशिप लगा दिया गया भारत के समाचार पत्रों पर। इससे भी जनता में बौखलाहट हुआ। समाचार पत्रों की बात हो रही है तो देखिए समाचार पत्रों का रोल बहुत ज़्यादा रहा। जितने भी हम फ्रीडम फाइटर देखते हैं सभी या तो किसी पत्र पत्रिका का संपादन करते थे या उससे जुड़े हुए थे, या वो अपना खुद ही निकाल रहे थे, संपादक थे या मालिक थे या पत्रकार थे। उसी तरीके से शिक्षा के क्षेत्र में बात की जाए तो देखिए मैकाले की जो पॉलिसी थी भारत में अंग्रेजी शिक्षा माध्यम देने की पद्धति, तो वो इसलिए मैकाले ने सपोर्ट किया कि एक नया भारतीय वर्ग पैदा हो जो उनको सहायता कर सके। ठीक है, एक्चुअली दे वांटेड टू शो द सच इमर्जिंग क्लास, ठीक है, विच में हेल्प देम टू असिस्ट देयर सिस्टम। लेकिन हुआ क्या? हुआ जस्ट उल्टा, क्योंकि पढ़ा लिखा आदमी जब रूसो को पढ़ रहा है, वाल्तेयर को पढ़ रहा है, मॉन्टेस्क्यू को पढ़ रहा है, तो फिर वो राइट की मांग करेगा, है ना। और राइट की जब मांग करेगा और ब्रिटिश पॉलिसी इतनी जो दमनकारी है उसके खिलाफ विद्रोह करेगा, तो ये सारी चीज़ें मिलकर के राष्ट्रवाद का फैक्टर तैयार करती हैं। ठीक है, अब 1914 की घटना जो टर्निंग पॉइंट है और जहाँ से अब आपका चैप्टर शुरू होता है, ये मैंने थोड़ी सी प्रीवियस इसलिए बता दी क्योंकि राष्ट्रवाद के जब फैक्टर्स पूछे जाएंगे तो उसमें ये सारी चीज़ें आप मेंशन करेंगे। 1914 में फर्स्ट वर्ल्ड वार हो गया, ठीक है, और फर्स्ट वर्ल्ड वार का जो इम्पैक्ट था, ऑब्वियस सी बात है कि ये ब्रिटिश इंडिया था, अंग्रेजों का भारत पर अधिकार था। तो जब इंग्लैंड, ब्रिटेन जब शामिल हो गया फर्स्ट वर्ल्ड वार में, तो ऑफकोर्स जहाँ जहाँ भी उसकी कॉलोनीज थी सभी युद्ध में शामिल हो गए। नाउ दे स्टार्टेड टू रिक्रूट द इंडियन फार्मर्स को भी उन लोगों ने जबरदस्ती करके सेना में भर्ती करना शुरू किया। ठीक है, फर्स्ट वर्ल्ड वार के लिए जो इंग्लैंड की ओर से जो सेना थी उसमें भारतीयों को भर्ती करके उनको भेजा जाने लगा। दूसरी चीज़ कि यहाँ हम देखेंगे कि थोड़ा सा कुछ दिनों के लिए ब्रिटिशर्स ने नरमी की नीति अपनाई है। वो क्यों अपनाई है? क्योंकि वो वर्ल्ड वार में उधर उलझे हुए थे, इसलिए वो नहीं चाहते थे कि भारत में कोई बहुत बड़ा आंदोलन खड़ा हो। दूसरी चीज़, तीसरी चीज़ कि देखिए इंडस्ट्रियल की यदि हम बात करें तो 1907 में टाटा जी साक्षी में टाटा जैसी कंपनी बन गई थी और भारत से अच्छा स्टील और आयरन का जो प्रोडक्शन होने लगा था। तो इस तरीके से उन्होंने 1914 में जब वॉर डिक्लेयर हुआ, ऑब्वियस सी बात है ब्रिटिश इंडिया जब उसमें शामिल हो गया तो जो भी थोड़ी भारत की एक दशा दिशा थोड़ी सी कुछ सुधरने जैसी दिख रही थी वो और ख़राब हो गई। क्यों? क्योंकि ज़बरदस्ती लोगों को सैनिकों में भेजा जाने लगा। फार्मर्स, ऑफकोर्स फार्मर्स की शॉर्टेज हो जाएगी। दूसरी ओर फार्मर्स की स्थिति तो पहले से ही ब्रिटिश लैंड रेवेन्यू पॉलिसी के चलते परेशान थी। अनाज की शॉर्टेज होने लगी, प्राइस हाइक हो गया। देखिए सब कारण एक दूसरे से जुड़ा हुआ है। प्राइस हाइक होने लगा, जब प्राइस हाइक होने लगा और एम्प्लॉयमेंट तो वैसे भी क्रश हो गया था अंग्रेजों के आने के बाद। दादा भाई नौरोजी ने पहले ही ड्रेन थ्योरी एक कहा है। ड्रेन थ्योरी में ये का मतलब है कि जिस तरीके से ड्रेन से पानी जाता है उसी तरीके से भारत का धन बह रहा है। दादा भाई नौरोजी का ये कहना था कि जो रॉ मटेरियल्स यहाँ से जा रहे हैं उस पर एक्सपोर्ट ड्यूटी जो लगाई जा रही है और फिर तैयार माल भारत में, आखिर कॉलोनिज्म के लिए ही तो अंग्रेज आए थे ना व्यापार करने के लिए। अलग बात है कि कॉलोनिज्म जब आगे बढ़ता है तो इंपीरियलिज्म हो जाता है और राज करने लगते हैं। तो वहाँ से फिर तैयार प्रोडक्ट जो आ रहा है उस पर इम्पोर्ट ड्यूटी लग रही है और दोनों ही टैक्स कहाँ जा रहे हैं? ब्रिटिश खजाने में। तो इस प्रकार से भारत का शोषण हो रहा है हर तरीके से। फिर वार के लिए जो फर्स्ट वर्ल्ड वार के सिनारियो में हम लोग चल रहे हैं, तो वार के लिए इंग्लैंड को पैसा चाहिए था और नए नए टैक्सेस इम्पोज होने लगे। तो इस तरीके से
फर्स्ट वर्ल्ड वार ने भारत की लोगों की स्थिति को और बुरा कर दिया। राइट, अब आते हैं हम लोग, चूंकि ये पूरा फेज जो आप लोग को पढ़ना है उसे हम गांधीयन फेज कहते हैं। पूरी हमारी स्वतंत्रता आंदोलन के फेज को 3 भाग में बांटा गया है। पहला फेज है जिसको लिबरल फेज कहा जाता है, जो कांग्रेस के फाउंडेशन यानी 28 दिसंबर 1885 से शुरुआत होती है और 1905 तक चलती है। ठीक है, इस पीरियड में लिबरल लीडर जैसे गोखले हैं, रानाडे हैं, दादा भाई नौरोजी हैं, यानी कि इन नेताओं का ये विचार था कि ठीक है अंग्रेज हम पे शासन कर रहे हैं लेकिन हमारी बात को वो मान सकते हैं बशर्ते कि हम उनसे मिले, हम अपनी बातों को कहें, है ना। इसलिए इनकी पॉलिसीज को कमीशन, ओमिशन और मिशन कहा जाता है। मिशन, कमीशन और ओमिशन, यानी कुछ लोग मिले, कुछ लोग इकट्ठा हों, एक एप्लीकेशन तैयार करें, ब्रिटिश गवर्नर जनरल या ब्रिटिश अधिकारी के पास जाएं और अपनी बातों को कहें तो वो मान लेंगे। ये इनका विचार था। 1905 में क्या होता है, सेकंड फेज स्टार्ट हो जाता है। क्यों स्टार्ट होता है? क्योंकि डिवीजन ऑफ बंगाल जो है ना वो बहुत बड़ा टर्निंग पॉइंट था भारतीय इतिहास में, और डिवीजन ऑफ बंगाल ने इस बात को सोचने के लिए मजबूर कर दिया कि आखिर ब्रिटिश सरकार की मंशा क्या है, वो सबके सामने उजागर हो गया। कर्जन उस समय गवर्नर जनरल था और उसका जो सेक्रेटरी था, पीए जो था, वो था रिजले। रिजले ने अपनी डायरी में लिखा है बंगाल यूनाइटेड इज, ठीक है ध्यान से समझिएगा, बंगाल यूनाइटेड इज पावरफुल, और बंगाल में बंगाली बाबुओं की, बाबू मोशाय बंगाली लोगों को कहते हैं, उसके लिए इस्तेमाल करता है, उनकी ताकत बढ़ती जा रही है। यदि उनकी इसी तरीके से कार्रवाई बढ़ती रही तो हमें बहुत जल्द भारत छोड़ना पड़ेगा। ये व्यक्तिगत डायरी में लिखता है। जबकि प्रशासन की ओर से और कर्जन की ओर से क्या कहा गया? कर्जन की ओर से ये कहा गया कि बंगाल बहुत बड़ा है, उस पर शासन करना मुश्किल हो रहा है। ये एक सच्चाई थी। आज जो बांग्लादेश है और बिहार और उड़ीसा, बंगाल, आज का बंगाल, बिहार, उड़ीसा प्लस बांग्लादेश, ये पूरा मिलाकर के बंगाल होता था तब। तो ये सच्चाई थी, एरिया बड़ा था। लेकिन ये भी सच्चाई थी कि बंगाल में रिवोल्यूशनरी मूवमेंट सबसे पहले शुरू हुआ है। ये 1905 है, जिसमें 1905 है, और इससे पहले यानी 1902-03 से ही शुरू हो जा रही है, जब अभिनव भारत अनुशीलन समिति जैसे संगठन बन रही है। जस्ट लाइक वही है जैसे कार्बोनरी बनाया था बैजनी ने, गुप्तचर अंडरग्राउंड होकर के और रिवोल्यूशनरी होकर के क्रांतिकारी आंदोलन की चला रहे थे। ऑब्वियस सी बात है कि धीरे धीरे पूरे देश में ये स्प्रेड आउट हो रहा था और इसका अंग्रेजों को खतरा था। तो बंगाल विभाजन ने एक बहुत बड़ा रोल प्ले किया भारत के राष्ट्रवाद के उदय में। और दूसरी चीज कि कांग्रेस की नीति, रणनीति और उनकी जो नेतृत्व था, लीडरशिप, स्ट्रेटजी, ठीक है, और पॉलिसी, तीनों को सोचने को मजबूर कर दिया। दैट्स वाई कि 1907 में 2 साल के बाद 1907 कांग्रेस वाज डिवाइडेड बिटवीन 2 ग्रुप्स, एक्सट्रीमिस्ट एंड लिबरल्स। अब गोखले लिबरल्स के लीडर बनते हैं और एक्सट्रीमिस्ट के लीडर बनते हैं तिलक। ये वही तिलक है जिन्होंने रिवोल्यूशनरीज के फादर ऑफ रिवोल्यूशनरीज कहे जाते हैं। इन्होंने प्रेरणा दी और इनकी प्रेरणा से ही पूना में जो प्लेग अधिकारी थे उनको मार दिया गया। बहुत सारी जितने भी रिवोल्यूशनरीज हैं उनके दिशा ही पूछिए तो उन सबके एक शुरुआती थिंक टैंक और लीडर तिलक ही हैं। रिवोल्यूशनरीज में भी एक एक्सट्रीम रिवोल्यूशनरी ग्रुप हो जाता है, जिसमें आगे चल के राम प्रसाद बिस्मिल, अशफाक उल्लाह और ये लोग आते हैं, भगत सिंह, चंद्रशेखर आजाद, ठीक है। तो 1905 से ये फेज शुरुआत होता है और अप टू गांधी जी के आने के 2 साल बाद तक, ठीक है, 1917 तक चलता है। क्यों 2 साल बाद, इसको अभी स्पष्ट मैं करूंगा। 1917 तक चलता है। थर्ड फेज जो है ये है गांधीयन फेज। गांधीयन फेज में गांधी जी 1915 में अफ्रीका से भारत आते हैं, और जैसा कि आपने पढ़ा भी होगा पहले क्लासों में, गांधी जी अपने एक दोस्त के मुकदमे के सिलसिले में, केस के सिलसिले में गए थे। गांधी जी बैरिस्टर थे, वकील थे,
ऑब्वियस सी बात है कि लंदन से भारत आए और उनके अब एक दोस्त का मैटर था जिसको सॉल्व करने के लिए वो साउथ अफ्रीका गए। बट व्हेन गांधी जी रीच साउथ अफ्रीका, व्हाट ही सॉ दैट द कंडीशन ऑफ इंडियन, जाहिर सी बात है कि भारतीय भी अश्वेत हैं, दक्षिण अफ्रीका के लोग तो अश्वेत हैं ही, तो भारतीयों की जो उन्होंने दशा देखा वो बहुत मिजरेबल देखा, बहुत पेटिएबल देखा। और गांधी जी वहीं पर 22 साल रुक गए। 1893 में गांधी जी जाते हैं और 1915 यानी अब 22 साल गांधी जी वहाँ पर रहे। ब्रिटिश सिस्टम के खिलाफ गांधी जी भारतीयों के इंटरेस्ट के लिए एज वेल एज साउथ अफ्रीका के जो नेटिव्स थे उनके इंटरेस्ट के लिए भी डिमांड उठाते रहे। बहुत सी बातें उनकी मानी गई। ऑब्वियस सी बात है कि जब गांधी जी 1915 में भारत लौटते हैं तो गांधी जी का ऑरा बहुत बड़ा था। मीन्स द इन्फ्लुएंस ऑफ गांधी जी हैड ऑलरेडी रीच्ड बिफोर ही रीच्ड इन इंडिया। भारत आने से पहले ही उनका ऑरा भारत पहुंच चुका था, उनका प्रभाव क्षेत्र भारत पहुंच चुका था। अब देखिए गांधी जी के सामने दो समस्या थी। गांधी जी ने देखा सबसे पहले तो भाई दो ग्रुप में कांग्रेस, दोनों के लीडर अलग अलग विचारधारा के, गांधी जी ने लिखा भी है। अल्टीमेटली ही डिसाइडेड टू एक्सेप्ट गोखले एज हिज पॉलिटिकल गुरु। ठीक है, गोखले के बारे में उन्होंने लिखा है कि बड़े सहज सुगम व्यक्ति हैं, तो उनको उन्होंने अपना गुरु कहा। संयोग की भी बात है कि 1920 तक गोखले, 15 में गांधी जी आए, ठीक है, और ये 15 की बात चल रही है, और 1920 तक गोखले और तिलक दोनों का निधन हो गया। ऑब्वियस सी बात है कि 1920 के बाद गांधी जी सर्वे सर्वा कांग्रेस के नेता के रूप में दिखाई देते हैं। तो ये थर्ड फेज जो आप लोग के चैप्टर में भी पढ़ना है, 1917 से 1947, ये थर्ड फेज जिसको हम गांधीयन फेज भी कहते हैं। हालांकि 1917 से 20 तक गांधी जी का एक क्षेत्र जिस तरीके से 1920 के बाद वाला फेज रहा है ऐसा नहीं था, बट गांधीयन फेज में इसको हम कंसीडर करेंगे क्योंकि इनकी शुरुआती मूवमेंट यहीं से स्टार्ट होती है जिसमें गांधी जी को एक सफलता मिली और अनडाउटेडली एक मास मूवमेंट, ठीक है ना, जो स्वदेशी आंदोलन के बाद शुरू हुआ था लेकिन लंबा गैप रह गया था। अलग अलग जगह रिवोल्यूशनरीज कहीं क्रांति कर रहे हैं, कहीं कुछ हो रही है, बट एक मास मूवमेंट की शुरुआत अब गांधी जी के आने के बाद से ही शुरुआत होती है। एंड दैट्स वाई एक चीज़ यहाँ पे बता दें कि इसीलिए शायद माउंटबेटन ने गांधी जी के मरने के बाद कहा था वन मैन बाउंड्री फोर्स, यानी एक आदमी है जिसकी आवाज़ पर पूरा देश इकट्ठा हो जाता है। ठीक, अब देखिए गांधी जी के सिद्धांत, गांधी जी को यदि हमें एक वर्ड में कहना हो तो सत्याग्रह याद रखिएगा। सत्याग्रह का मतलब होता है सत्य प्लस आग्रह, यानी कि सच्चाई के लिए जो बात कही जाए, सच्चाई के लिए समझौता नहीं किया जाए, चाहे असहयोग हो चाहे सिविल डिसोबीडियंस हो, इसी सत्याग्रह का ट्रांसफॉर्म रूप है। ठीक है, यानी ट्रूथ एंड नॉन वायलेंस, या यूं कहें कि अपनी बातों को बिना वायलेंट हुए, ध्यान से समझिएगा, बिना वायलेंट हुए, ठीक है, नॉन वायलेंस के थ्रू अपनी बातों को मनवा लेना, यही गांधी जी की थ्योरी थी। इसको गांधी जी ने गीता से मुख्य रूप से कोट किया है। और गांधी जी जब इसकी बात आती है हिंसा की, तो गांधीयन थॉट में गांधी जी ने स्पष्ट रूप से उसको विस्तार से बताया है। लुई फिशर गांधी जी के जीवनी लिखने वाले हैं, उनको इंटरव्यू में उन्होंने विस्तार से बताया। उन्होंने कहा कि मेरा मतलब यह नहीं है कि प्रत्येक स्थिति में हिंसा नहीं होनी चाहिए, लेकिन हिंसा वही होनी चाहिए, ध्यान से समझिएगा, कि हिंसा वही होनी चाहिए कि जहां पर कोई और उपाय न बचा हो, यानी ये लास्ट लक्ष्य और लास्ट बिंदु हो सकता है। एक एग्जाम्पल दिया गया है कि गांधी जी के आश्रम में एक बछड़ा था, बीमारी से पीड़ित था, तो अंत में गांधी जी ने उसको जहर देने की सलाह दी थी। इसलिए जब भी हिंसा का प्रश्न आता है और गांधी जी का एग्जाम्पल दिया है, तो गांधी जी ने खुद इस बात को कहा है कि मेरा सत्याग्रह की जो पॉलिसी है, मेरी जो अहिंसा की पॉलिसी है, वो अहिंसा की पॉलिसी कॉवार्डिस नहीं है। जैसे कि कहते हैं ना कि एक गाल पे कोई थप्पड़ मारे तो दूसरा रोक दो, ये गांधी बड़ा थ्योरी एक कॉमन सा इस्तेमाल किया जाता है, बट ऐसा हर जगह नहीं होता है ना। गांधी जी का मतलब था कि ऐसा हर जगह नहीं होता। तो
अपनी बातों को काउंटर करिए। अच्छा, तो सत्याग्रह के इस पॉलिसी से गांधी जी सबसे पहले 3 मूवमेंट गांधी जी के आने पर भारत में दिखाई देते हैं। और पहला है, जिससे पहला मूवमेंट शुरू होता है चंपारण से, दूसरा मूवमेंट खेड़ा और तीसरा मूवमेंट अहमदाबाद। या यूं कहें कि सत्याग्रह के तीनों एक्सपेरिमेंट जो शुरुआती हैं वो इस तरीके से हैं। पहला चंपारण इशू को हम लेते हैं। देखिए, चंपारण बिहार का जिला हुआ करता था, आज पूर्वी और पश्चिमी चंपारण है, ठीक है, बेतिया और पूर्णिया। तो उस समय एक ही चंपारण था। तो चंपारण की क्या होता था कि ब्रिटिशर्स की पॉलिसी में, आप लोगों ने पिछले क्लासों में पढ़ा होगा कि भारत में कैश क्रॉप्स जिसमें ज़्यादा मार्जिन होती थी, कम समय में तैयार हो, तो ऐसे कैश क्रॉप, कमर्शियल क्रॉप को, प्लांटेशन क्रॉप जिसको हम कहते हैं, उसको ज़्यादा उन्होंने बढ़ावा दिया। अफीम, शोरा, इंडिगो, टी, कॉफ़ी, इस तरीके की चीज़ों को, शुगर केन के लिए तो भारत से बतौर मॉरिशस और फिजी, गुयाना वगैरह में जितने आपका मेकिंग ग्लोबल वर्ल्ड में वो आएगी, यहाँ से लोग प्लांटेशन करने के लिए बतौर मजदूर, गिरमिटिया मजदूर बोलते थे उसको, वो उसके लिए भारत से लोग भेजे गए ज़बरदस्ती करके, ठीक है। B.S. नेपाल एक बहुत बड़े बुकर प्राइज अवार्डी हैं, उन्होंने उसका बड़ा अच्छा मेंशन किया है अपने उपन्यासों में। तो देखिए, यहाँ पर जो चंपारण का स्थिति क्या थी कि 3 कठिया सिस्टम था। 3 कठिया का मतलब क्या होता है कि 20 जो मेजरमेंट की इकाई होती है ना, 3/20 एक कट्ठा में 20 धुर ऐसे बोलते हैं। और तो इस मेजरमेंट के अनुसार व्यक्ति को एटलीस्ट अपने क्षेत्र में इंडिगो लगाना होता था। ऑब्वियस सी बात है, इंडिगो ऐसी फसल होती थी कि उसका कल्टीवेशन, पहले तो ये जान लीजिए कि फूड ग्रेन्स नहीं है, तो किसान बेचारा, ठीक है, खाने की समस्या उसकी सॉल्व नहीं हुई। दूसरी चीज़ कि बहुत हाई उसको देना पड़ता था, उसके पास बहुत कम बचता था जिसे वो बेच सके या कुछ ऐसा कर सके, व्यक्तिगत रूप से बेचेगा भी नहीं, ब्रिटिश गवर्नमेंट ही उसकी परचेजर भी है। और तीसरी बड़ी चीज़ ये होती थी इसमें कि इंडिगो की जो फसल होती है वो ज़मीन को बड़ी ख़राब करती है, नाइट्रोजन जो उसकी फर्टिलिटी है उसको बहुत तेज़ी से ऑब्जर्व करती है। तो दैट्स वाई राजकुमार शुक्ल, जो कि चंपारण में बतौर किसानों का नेतृत्व कर रहे थे, गांधी जी से मिले और उन्होंने ही रिक्वेस्टेड गांधी जी टू लीड दिस मूवमेंट। गांधी जी चंपारण है, गांधी जी ने इसकी नेतृत्व किया और अल्टीमेटली गांधी जी को सफलता मिली। ये गांधी जी की पहली सफलता थी। दूसरी सफलता खेड़ा में भी किसान मूवमेंट चल रहा था और वहां भी गांधी जी को सफलता मिली। तीसरी अहमदाबाद मिल स्ट्राइक्स की घटना है। इसके बाद दूसरी महत्वपूर्ण घटना होती है रॉलेट एक्ट। अब देखिए, गांधी जी के तीनों एक्सपेरिमेंट अनडाउटेडली गांधी जी के ऑरा को और बड़ा कर दिए, ठीक है ना, लेकिन रॉलेट एक्ट और उसका जो परिणाम हुआ जालियांवाला बाग, यहाँ से गांधी जी का फिगर और बढ़ गया है। रॉलेट एक्ट क्या था, इसको थोड़ा समझ लीजिए। तो एक कीवर्ड मैं आपको दे रहा हूँ। रॉलेट एक्ट के लिए कहा जाता है नो अपील, नो दलील, नो वकील, यानी विदाउट आर्गुमेंट अ पर्सन हैज नो राइट टू हायर अ प्लीडर। जिस पर मुकदमा चलाया जाएगा उसे कोई अपील करने का अधिकार नहीं होगा। मतलब केवल शंका के आधार पर, ओनली ऑन द बेसिस ऑफ डाउट, अ पर्सन कैन बी इम्प्रिजन। और सबसे बड़ी बात, वो अपील नहीं कर सकता, कोर्ट नहीं जा सकता, वो वकील नहीं रख सकता, ठीक है, और न अपील, न वकील, न दलील, ठीक है। तो कुल मिलाकर के ये हुआ कि भारत की राष्ट्रीय स्वतंत्रता संग्राम में जो भी लोग शामिल थे उन सबको रॉलेट एक्ट के आधार पर बंदी बनाया जा सकता था, रखा जा सकता था, इम्प्रिजन किया जा सकता था। दैट्स वाई कि इसका विरोध हुआ। इसी घटना का विरोध करने के लिए पंजाब में जालियांवाला बाग, अमृतसर में है, वहां पर सैफुद्दीन कुचलू और
उनके जयकर हैं, वाचा हैं, 2-4 और लीडर थे जो उनके साथ, उनको पंजाब में गिरफ्तार कर लिया गया। इस घटना का विरोध करने के लिए वहाँ पर बैसाखी का दिन था, 13 अप्रैल 1919 की घटना है। वहाँ पर एक पब्लिक सभा बुलाई गई और उस सभा में जनरल डायर और ओडायर, ध्यान रखिएगा, गवर्नर था ओडायर और डायर जो था वो पुलिस अधिकारी था। तो एक कमिश्नर है और एक एसपी, इन दोनों ने मिलकर के डायर ने वहां पर कई राउंड गोलियां चलाई जिसमें हजारों आदमी मारे गए। वहीं पर एक उस कैंपस में एक कुआं है, ठीक है, आज भी वहां पर जाकर मतलब वो रखा गया है, वो एक पुरातत्व की चीज हो गई नहीं है। उस कुएं में सैकड़ों लोग अपनी जान बचाने के लिए कूद गए। तो एक बर्बरता के साथ ये घटना हुई। बस जब डायर यहाँ से गया तो उस पर मुकदमा भी चला, ये अलग बात है कि वो दिखाने के लिए था और ऐसा कुछ नहीं हुआ, और बाद में डायर की हत्या इंडियन रिवॉल्यूशनरीज ने इंग्लैंड में जाकर की है। तो देखिए, इस घटना के बाद गांधी जी का फिगर काफी बढ़ गया। कांग्रेस ने जो इन्वेस्टिगेशन कमेटी अपनी ओर से गठित की उसके गांधी जी अध्यक्ष बने। यहां से इस घटना के बाद, जालियांवाला बाग की घटना के बाद, फिर एक महत्वपूर्ण इंपॉर्टेंट जो घटना है वो खिलाफत मूवमेंट है। खिलाफत मूवमेंट क्या था इसको समझ लीजिए, और इसके बाद का जो पोर्शन है वो नेक्स्ट वीडियो में करेंगे, क्योंकि मेरे ख्याल से ये 35 मिनट का वीडियो होने जा रहा है। तो आप लोग पूरा वीडियो देखिए, और चूंकि ये आपको बिल्कुल समझा करके बनाया जा रहा है, इसलिए इसको कहीं भी डाउट हो आपके मन में, जैसे आप बुक्स पढ़ रहे हो या कहीं क्वेश्चन कर रहे हो, तो इस वीडियो को पूरा फिर से देखिए, आपको सारे आंसर्स इसमें मिल जाएंगे। तो खिलाफत मूवमेंट क्या था समझ लीजिए। खलीफा से खिलाफत वर्ड बना है। खलीफा कौन था? मोहम्मद साहब के बाद मोहम्मद साहब, जिन्होंने इस्लाम के जो प्रोफेट हैं, जहाँ से इस्लाम के सब रिलीजन की शुरुआत होती है, ठीक है, जो एंजल ऑफ गॉड कहे जाते हैं, वहाँ से मोहम्मद साहब के बाद उनके सक्सेसर्स जो कि पॉलिटिकल और रिलीजियस दोनों मैटर के सक्सेसर हुए हैं, उनको खलीफा कहा गया। अब देखिए, खलीफा का सही पूछिए तो 1918 में, ठीक है, फर्स्ट वर्ल्ड वार के बाद जब ऑटोमन एम्पायर का अंत हो जाता है, तो मुस्तफा कमाल पाशा ने जो इजिप्ट का एक रीस्ट्रक्चर्ड किया, उसको रीस्ट्रक्चर्ड मीन्स कि उसको एक मॉडिफाइड किया, एक नया राष्ट्र, ठीक है ना, बनाने के लिए संकल्प लिया। उसने खलीफा के पोस्ट को खत्म कर दिया। सच्चाई ये थी कि खलीफा की स्थिति 16वीं सेंचुरी के बाद से ही अच्छी नहीं रह गई थी। कई खलीफा तो ऐसे भी हुए जिन्हें भारत के, उस समय मुस्लिम डायनेस्टी थी, तो मुस्लिम राजाओं के यहाँ वो रहते थे, बैठते थे। समझ सकते हैं कि पूरी जो इस्लामिक सल्तनत का हेड हो वो किसी राजा के आश्रय पे रहे, तो ये स्थिति थी। बट ये था कि चलिए वो रिलीजियस पोस्ट है। जैसे मान लीजिए आज हम बात करें कि जैसे पोप है क्रिश्चियनिटी का, तो कोई माने या ना माने बट रिलीजियस हेड है, उसके आवाज पर बहुत सारी बातें हो जाएंगी, बहुत सारे कंट्रीज इकट्ठा हो जाएंगे। तो वही स्थिति थी। तो इजिप्ट में देखिए, जब टर्की, जिसको ऑटोमन एम्पायर, वो आपके नेशनलिज्म इन यूरोप में पहले था बाल्कन वाला, इस साल ओमिट कर दिया गया है। तो उसमें क्या हुआ कि टर्की में रहता था, और जब ऑटोमन एम्पायर समाप्त हो गया और फिर से नया सोशल स्ट्रक्चर, पॉलिटिकल स्ट्रक्चर शुरू की मुस्तफा कमाल पाशा ने, तो खलीफा के पोस्ट को यह कहकर कि कोई उसका मतलब नहीं है, कोई उसका अभिप्राय नहीं है, उसको खत्म कर दिया। ऑब्वियस सी बात थी कि इस्लामिक लोगों में, जो इस्लाम से जुड़े हुए लोग थे, उनके सेंटिमेंट्स को रिलीजन कहीं ना कहीं ये रिलीजियस आघात वाली बात थी। तो भारत में इसको लेकर के मूवमेंट शुरू हो गया। ये संयोग की बात है। देखिए, वर्ल्ड वार हो रहा है, वर्ल्ड वार में इंग्लैंड के कहने पे
ऐसा नहीं हुआ, इंग्लैंड ने नहीं हटाया, हटा रहे कमाल पाशा, लेकिन गांधी जी ने जो भारत में देखा कि मुस्लिम संप्रदाय में इसके प्रति खलीफा को हटाने को लेकर के मूवमेंट शुरू हो रहा है, तो गांधी जी ने इसको एक बहुत बढ़िया अपॉर्चुनिटी समझा। दूसरी बात, मुस्लिम लीग की जो फाउंडेशन थी वो 1906 में पड़ी थी। सर सैयद अहमद खां, मोहम्मद इकबाल, ये सारे लोग थे। जिन्ना बहुत बाद में जुड़ते हैं, ये भी जान लीजिए। ये अलग बात है कि जिन्ना के आने के बाद, क्योंकि जिन्ना पहले गांधी जी के साथ ही थे। जिन्ना सैयद अहमद खां और इकबाल के प्रभाव के आने के बाद, ठीक है ना, और भी कई फैक्टर्स थे जिसके चलते जिन्ना एक सेपरेट नेशन की डिमांड में शामिल हो गए, और बाद में तो यूनानिमस लीडर हो गए। जैसे अपने यहाँ गांधी जी हो गए, वैसे पाकिस्तान के निर्माता ही जिन्ना है, ठीक है ना। तो यहाँ पर सबसे बड़ी बात यह है कि गांधी जी ने यह भी देखा कि कांग्रेस तो दो भाग में बटी ही थी। 1916 में फिर गांधी जी ने उसमें कोशिश की, एनी बेसेंट ने कोशिश की, तब जाकर के कांग्रेस इकट्ठा हुई, ठीक है। 1916 में ही इकट्ठा हुई। जब गांधी जी ने कांग्रेस को लीडरशिप दिया है तो कांग्रेस इकट्ठी कांग्रेस मिली है। साथ ही मुस्लिम लीग और कांग्रेस के रिलेशन भी जो थे वो बहुत खराब चल रहे थे। दूसरी ओर मुस्लिम लीग कट्टर मुस्लिम और सेपरेट अभी नेशन की बात तो नहीं हो रही थी, वो तो बहुत बाद में आई है, 1930s में आई है, बट कट्टरता की ओर धीरे धीरे बढ़ी थी। गांधी जी ने सोचा कि यदि मुस्लिम कम्युनिटी हमारे देश में, जो कि 20% के लगभग उस समय भी थी, 15% के लगभग उस समय थी, तो यदि वो इतनी बड़ी हिस्सा यदि सेपरेट नेशन का पूरी की पूरी हिस्सा यदि कर दे, जैसा कि उनका प्रभाव बढ़ रहा है, तो ये तो बड़ा दिक्कत होगा। फिर भारत के बहुत सारे टॉप लीडर जो कि मुस्लिम, जाकिर हुसैन थे, उसके बाद में आपके बहुत अच्छे अच्छे बड़े बड़े लीडर थे, मौलाना कलाम थे, मौलाना आज़ाद थे। उसके बाद में आपके सीमांत गांधी, खान अब्दुल गफ्फार खां थे। सीमांत गांधी जो कि पाकिस्तान बनने के बाद, चूँकि पाकिस्तान के क्षेत्र में उनका क्षेत्र आ गया था, ये अलग बात है, लेकिन जब तक जिंदा रहे उन्होंने भारत के ही प्रति स्टैंड दिखाया, ठीक है। तो गांधी जी ने सोचा कि इतनी बड़ी कम्युनिटी हिस्सा अलग हो जाएगा, इसलिए खिलाफत मूवमेंट को, जिसका लीडरशिप अली ब्रदर्स कर रहे थे, गांधी जी उसमें शामिल हो गए। और देखिए गांधी जी का प्रभाव कि गांधी जी को अली ब्रदर्स ने भी उनको इस मूवमेंट की भी बागडोर सौंप दी, लीडरशिप सौंप दी, ठीक है। खिलाफत मूवमेंट, रॉलेट एक्ट, जालियांवाला बाग, इन घटनाओं के बाद का जो पर्सपेक्ट बना एक मास मूवमेंट की ओर बनने लगा। और यही कारण है कि हम देखेंगे कि जब नॉन कॉपरेशन मूवमेंट शुरू होता है तो उसमें भारत की बहुसंख्यक जनता शामिल होती है। धन्यवाद। तो अगले वीडियो में उसको हम लोग करेंगे। और आप सब्सक्राइब जिन्होंने नहीं किया है सब्सक्राइब कर लीजिए, लाइक करिए, और आपकी कोई टॉपिक पर कहीं भी डाउट हो तो उसको आप पूछ सकते हैं। थैंक यू।